नमस्ते, मेरा नाम सतीश प्रसाद यादव है और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। विज्ञान आश्रम में मैं डीबीआरटी कोर्स करता हूँ और मैं विज्ञान आश्रम में पॉडकास्ट बनाने स्टार्ट किया हूँ। मैं ईडीपी के स्वप्निंग सर से पहला मेरा पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट करूँगा। मैं आप लोग से आशा करता हूँ मेरा पॉडकास्ट देख के आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। नमस्ते सर, मेरा नाम सतीश प्रसाद यादव है और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। विज्ञान आश्रम में मैं डीबीआरटी कोर्स करता हूँ और मैं विज्ञान आश्रम में पॉडकास्ट बनाने स्टार्ट किया हूँ और विज्ञान आश्रम में मैं ईडीपी के स्वप्निंग सर से स्वागत करता हूँ। सर, आप मेरे को टाइम देने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते सतीश। सर, आपको थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए। मेरा नाम स्वप्निल डोखले है। मैं अभी यहाँ आश्रम में ईडीपी सेक्शन में एज ए प्रोग्राम ऑफिसर काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ आईबीटी डिपार्टमेंट में भी मैं स्टेम ट्रेनर के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ज्वाइन हुए अभी 1 साल हुआ है और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा तजुर्बा आ रहा है। नई नई चीज़ें और काम सीखने का मौका मिलता है और साथ ही अलग अलग टीम के साथ काम करने को भी चांस मिलता है। तो सर, मैं आपसे करता हूँ पहला क्वेश्चन। सर, आप विज्ञान आश्रम में कब ज्वाइन किए थे? मैं विज्ञान आश्रम में जनवरी 2024 में ज्वाइन हुआ हूँ और मेरा इंटरव्यू दरअसल दिसंबर 2023 में हुआ था और ज्वाइनिंग डेट जो थी वो मुझे 8 तारीख बताई गई थी, लेकिन मैं थोड़ा 1-2 दिन पहले आ गया। तो वैसे तो मैं 7 तारीख को आश्रम में ज्वाइन हो चुका हूँ। सर, आप इससे पहले कहाँ पे काम करते थे? इससे पहले मैं दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग में काम किया करता था, क्योंकि कुछ साल मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था। तो 2021 से लेकर 2023 तक मैंने 1.5 साल यूपीएससी कोचिंग में जॉब किया एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और एज अ सेंटर हेड। तो मुझे काफ़ी टाइम वहाँ रहने के बाद मैंने सोचा कि भाई मैं घर वापस आता हूँ, तो इसीलिए मैंने जॉब स्विच करके यहाँ आने का डिसाइड किया। सर, आप सबसे पहले विज्ञान आश्रम में आए थे तो कौन से डिपार्टमेंट में काम किए थे? शुरू में जब मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे एज अ प्रोग्राम ऑफिसर काम दिया गया था ईडीपी सेक्शन में। तो ईडीपी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उस पर उद्योजकता विकास केंद्र भी उसका नाम है। तो वो उसमें हम क्या करते हैं कि जो नए व्यवसाय चल रहे हैं और जिनको नया व्यवसाय खोलना है उनके लिए हम प्रशिक्षण देते हैं और उनको जिस तरह की सेवाएं चाहिए वो सब सेवाएं देते हैं। तो मैं ईडीपी में ज्वाइन हुआ था एज ए प्रोग्राम ऑफिसर और मैं जिस प्रोजेक्ट पे ज्वाइन हुआ था उसका नाम है टैप राइस। सर, तो अब आप कितने इसमें काम किए सर? अभी देखिए, मैं अभी तो फ़िलहाल मैं एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने आईबीटी ज्वाइन किया है तो मुझे स्कूल्स के साथ भी काम करने को मिल रहा है। हालांकि उनके प्रोजेक्ट बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन स्कूल लेवल के प्रोजेक्ट छोटे छोटे और वहाँ पे सीखने को काफ़ी मिलता है। सर, ये आईबीटी में आप कितने महीने कितने साल तक काम किए? आश्रम में मुझे जब 7 महीने ख़त्म होने आए थे तब मुझे कुलकर्णी सर ने पूछा था कि अभी और क्या तुम नया सीखना या सिखाना चाहोगे आश्रम में। तब मुझे एक थोड़ा देखने में कि यहाँ पे एक स्कूल का प्रोग्राम चलता है आईबीटी नाम का, उसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है और चीज़ें बच्चों के साथ मिलकर हम बनाते हैं। तो मुझे काफ़ी रुचि लगी उसमें और मेरा भी खुद 11-12 मैंने कोडिंग किया था, प्रोग्रामिंग किया था, तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट उस तरफ भी था। तो मैंने सोचा कि मैं कोडिंग में जाता हूँ और आर्डिनो कोडिंग हमारे यहाँ पे चलती है स्कूल के बच्चों के साथ। तो मैंने सर को बताया कि सर मैं आईबीटी में ज्वाइन होना चाहूँगा एज अ स्टेम ट्रेनर। तो सर ने फिर मुझे सितंबर 2024 में आईबीटी में काम देना शुरू किया और तब से लेकर अभी तक मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन तो आईबीटी में काम कर लेता हूँ। सर, अभी आप बोले मतलब स्कूल में भी बच्चों के साथ काम करते हो, तो अभी तक आप कितने स्कूलों गए हो? अभी तक देखिए मैं लगभग 12 स्कूलों में घूम चुका हूँ। तो पूरे सारे स्कूल पुणे के आसपास की है, 1 या 2 स्कूल पुणे ज़िले के बाहर के। तो स्कूल में ज़्यादातर विज़िट इसलिए होती है कि
उनके साथ हम प्रोग्राम कर पाएँ, उनको ट्रेनिंग दे पाएँ और इंस्ट्रक्टर को अगर कुछ इशू होंगे स्कूल में आईबीटी के सब्जेक्ट के लिए, तो हम अपनी तरफ से मदद करें। सब मतलब वो स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह कुछ कराए हो क्या? हाँ, स्कूल में हमने बेसिक प्रोजेक्ट काफ़ी करवाए हैं आर्डिनो की मदद से। तो उसमें जैसे होगा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर, तो एक सिंपल सेंसर होता है, डीएचटी और आर्डिनो होता है। तो कोडिंग करके उसका एक पूरा प्रोडक्ट कैसे बनाएं या फिर एक वर्किंग पैकेज कैसा बनाना है, वो हमने स्कूल के साथ किया है। एक प्रोजेक्ट ये भी था कि सॉइल मॉइस्चर ह्यूमिडिटी सेंसर, उसका भी किया था। सबसे पहले शुरुआत मैंने जो प्रोजेक्ट की थी कोडिंग में, तो वो टेबल लैंप था। तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर पे चलता था। तो उसका भी ये था कि जैसे आप टेबल पे बैठेंगे तो लाइट अपने आप ऑन हो जाना चाहिए। तो ये एक छोटे लेवल का प्रोजेक्ट था। इसी तरह से फिर अभी हम कुछ प्रोजेक्ट तो 3D प्रिंटिंग में भी कर रहे हैं कि जैसे 3D प्रिंटिंग चलाना कैसे है और कोई चीज़ अगर आपको 3D प्रिंट करनी है तो उसके पहले क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो सर मतलब वो आप प्रोजेक्ट कराते तो अभी तक चल रहे हैं कुछ या? हाँ, उसमें कुछ प्रोजेक्ट मैंने अपनी तरफ से भी जोड़ने की कोशिश की, जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर है। तो अभी लगभग 3 स्कूल पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा चुका है। तो उसमें सबसे पहले वाहनगाँव के स्कूल पे मैंने प्रोजेक्ट किया था। तो जैसे वो प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो मैं खुद वहाँ पे गया, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया और वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। मैंने उनसे बात की है, बीच-बीच में पूछते रहता हूँ कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी तक तो वो फ़िलहाल सही चल रहा है। सर ये आईबीटी में काम चलता है? आईबीटी आईबीटी का नाम? आईबीटी हाँ, उसमें कैसे काम चलता है? उसमें देखिए हमारी जो टीम है उसमें एक प्रोग्राम मैनेजर होता है और उसके बाद मेंटर या कोऑर्डिनेटर होता है जो स्कूल में जाके विज़िट करता है। तो प्रोग्राम मैनेजर के पास 10 से 12 एक स्कूल्स होते हैं और उन स्कूल्स पे विज़िट करने का मेंटर का होता है। तो हमारे प्रोग्राम मैनेजर हमें बताते हैं कि किस स्कूल पे विज़िट करना है, किस दिन विज़िट करना है और क्या प्रोजेक्ट लेना है, किस चीज़ के लिए। तो उस हिसाब से चलता है। उसी के साथ एक कंपटीशन भी होती है सीड द फ्यूचर नाम की। तो उस कंपटीशन के लिए भी प्रोग्राम मैनेजर हैं, स्कूल्स को गाइड करते हैं, मदद करते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई कंपटीशन रहे और उनको किसी और कंपटीशन में अपना प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसके लिए भी हम एज अ गाइडेंस मदद करते हैं। और उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उनके प्रोजेक्ट के लिए, तो वो कहाँ मिल सकता है ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और उनका प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा बने इसकी हम दखल लेने की कोशिश करते हैं। सर अब ये ईडीपी में भी काम करते हैं? हाँ, ईडीपी में भी काम करता हूँ। ईडीपी में अभी जैसा मैंने बताया व्यवसाय और उद्योग शुरू करने के बारे में है। तो उसमें हम जो है जैसे गांव के आसपास या पुणे के आसपास जितने सारे नए उद्योग खोलना चाहते हैं, छोटे उद्योग, तो उनके लिए हम मदद करते हैं। जैसे ट्रेनिंग हम अरेंज करते हैं। तो कुछ ट्रेनिंग यहाँ पे कैंपस पे होती है, कुछ ट्रेनिंग जहाँ उद्योग चल रहा है वहाँ पे ले जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। और साथ ही साथ अगर उद्योग के रिलेटेड किसी को सेवाएं चाहिए, जैसे किसी को ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग करना है, बिजनेस प्लान चाहिए, लोन निकालना है या लाइसेंस निकालना है, तो ये सारी सेवाएं देने में हम मदद करते हैं। सर ये डीबीआरटी के बच्चे होते हैं ना, तो आप ईडीपी से जो काम करते हो ना वो डीबीआरटी के बच्चे को भी सिखा देते हो क्या? हाँ, बिल्कुल। अभी ईडीपी में हम जो काम करते हैं, जैसा मैंने बताया कि नया उद्योग शुरू करने के लिए, तो डीबीआरटी का कोई बच्चा अगर खुद का उद्योग या व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए हम पूरी मदद करते हैं। तो उसको चाहे बिजनेस प्लान बनाना हो, उसको प्रमोशन करना हो, उसको लोन लेना हो, तो वो हम उन चीज़ों में हम डीबीआरटी के बच्चों को गाइड करते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे हफ्ते में एक एक्टिविटी भी होती है शाम में। तो एक दिन हमारा जो सोमवार का है वो हमने ईडीपी के लिए रखा है। तो शाम को ईडीपी के बारे में जो चीज़ें होती है उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताते हैं और जो सीखना चाहिए उनको सिखाते हैं। सर अभी तक आपके पास मतलब डीबीआरटी के बच्चे कुछ आए हैं क्या? हाँ, अभी ईडीपी में काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना उद्योग शुरू किया। जैसे अभी यहाँ पे कनेर सर नाम का एक गाँव है, वहाँ पे वैभव स्लाइडर्स नाम का एक स्टूडेंट था पहले यहाँ पे, तो उसने विंडो स्लाइडिंग का वहाँ पे काम शुरू किया। तो
उसने काम शुरू करने से पहले ईडीपी से मदद ली बिज़नेस प्लान बनाने का, लोन निकालने का, और जो भी मार्केटिंग करना था उसके बारे में। साथ ही साथ कुछ यहाँ पे डेयरी के भी दुकान हैं जहाँ पे गाँव गाँव का दूध इकट्ठा किया जाता है और फिर वहाँ से अलग अलग जगह भेजा जाता है। तो उन सेंटर ने भी हमसे मदद ली थी कि ये डेयरी का अगर बिज़नेस डालना है तो कैसे डालना है, उसमें बाकी लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए। और काफ़ी कोई लड़कियां भी थी डीबीआईटी की जिन्होंने यहाँ से फूड प्रोसेसिंग का कोर्स किया, तो वो उन्होंने अपनी बेकरी खोल रखी है या फिर मिलेट्स के या फिर फूड प्रोडक्ट्स अपने तरह से जो उनको अच्छा लगा, या ईडीपी के ट्रेनिंग थ्रू वो प्रोडक्ट उनको मालूम हुआ, तो उस प्रोडक्ट के बारे में वो अपना खुद का उद्योग शुरू कर चुके हैं। अच्छा, तो आप विज्ञान आश्रम में कुलकर्णी सर एक बुक लिखे हैं, उसको आप पढ़ते हो क्या? हाँ, अभी इसी साल सर की कथा विज्ञान आश्रमाची नाम का एक किताब अभी उन्होंने के मार्केट में रिलीज़ भी की थी और हमको बताई भी थी। तो उसका मतलब है कि कहानी विज्ञान आश्रम की, उसमें अभी मैंने लगभग 70 पेजेस तक पढ़ चुका हूँ। उसमें मुझे पता चला कि जब विज्ञान आश्रम शुरू के दिनों में कैसे था, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ देखने पड़ी, और बच्चे जब आते थे तो किस तरह का काम होता था। फिर जब कलबाग सर थे तब उस वक्त अभी जो हमारे पुराने इंस्ट्रक्टर हैं डीबीआईटी में, तो वो भी कभी डीबीआईटी के स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उन सब की उसमें कहानी दे रखी है कि जैसे एलपी सर है, तो एलपी जादव सर जो है, तो वो अभी वर्कशॉप में इंस्ट्रक्टर है सीनियर। तो वो यहाँ वो जब स्कूल में जब उनको मतलब वो काफ़ी नटखट किस्म के स्टूडेंट थे, तो उनको स्कूल से जब निकाल दिया गया तब उनको पता चला कि विज्ञान आश्रम नाम की एक जगह है जहाँ पे कुछ सीखा जा सकता है। तो सर जब आए उसमें तो की किताब में बता रखा है कि सर जब यहाँ पे आए एलपी जादव सर, तब उन्होंने सारे सेक्शन सीखा और उनको इंजीनियर या वर्कशॉप सेक्शन में काफ़ी रुचि दिखी, तो तब से वो यहीं पे काम करते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो अनिल गाड़े सर की भी उसमें स्टोरी बता रखी है कि वो कैसे डीबीआईटी के स्टूडेंट थे, उनको फैब्रिकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट आया, तो फैब्रिकेशन से एक प्रोजेक्ट आया कि एक इंक्यूबेशन की एक मशीन बनानी है, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी तरफ से कोशिश करते करते हुए वो मशीन बनाई। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी, जैसे ये भी बता रखा है कि पहले यहाँ पे कैंपस पे पानी की बहुत दिक्कत थी, इंटरनेट नहीं था, तो ये बात 1980 से लेकर 90-2000 तक की, तो उस वक्त इतने सारी सुविधाएं कैंपस पे नहीं थी, तो कैसे एक एक सुविधाएं आती गई। दूसरा कुलकर्णी सर के बारे में भी उसमें लिख रखा है, वैसे लेखक तो खुद डॉक्टर कुलकर्णी है, तो उन्होंने खुद के बारे में बता रखा कि कलबाग सर ने उनको शुरू में कुछ टारगेट दिया था कि उनको कौशल के कुछ सीढ़ी बना के मार्केट में बेचनी है और उससे फिर आपको आमदनी लानी है आश्रम के लिए, तो वो चीज़ें पता चली। और साथ साथ की जो प्रोजेक्ट है डीएसटी की तरफ से, तो वो किस तरह से आने शुरू हुए, और साथ ही साथ डीएससी का जो था, वो डीएससी का पहले सेक्शन नहीं हुआ करता था, तो उसमें जब डीबीआईटी का कोर्स हो जाने के बाद हमें आश्रम के पास कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आने लगे जिनको कुछ रिसर्च करना है, कुछ कोर्स करना है, कुछ सीखना है, तब डीएससी शुरू करने का एक ज़रूरत महसूस हुई और तब वो सेक्शन बना। तो अच्छा, काफ़ी अच्छी कहानी लिख रखी है, और जिसको भी आश्रम के बारे में जानना है उसमें वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। सर, ये आश्रम आपको कैसे लगता है? अभी देखिए आश्रम वैसे अगर देखा जाए तो शहरी जीवन से काफ़ी अच्छा वातावरण मिलता है, जो कुछ नया सीखना चाहता है, जो बच्चों के साथ रहना, उनके साथ काम करना पसंद करता है, उन लोगों के लिए अच्छा है। और जो किताबी ज्ञान से ज़्यादा हाथ से कुछ चीज़ें बनाना या कोशिश करना चाहते हैं, अपना कुछ अगर शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आश्रम बहुत अच्छी जगह है। ये है कि आपको यहाँ पे नई नई तकनीक, नए नए अवसर आपको सीखने के लिए मिलते हैं, और साथ ही साथ
आश्रम काफ़ी जानी मानी जगह है, सिर्फ भारत में नहीं दूसरे देशों में भी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े हस्ती भी और शिक्षण और विज्ञान क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग वो यहाँ पे अक्सर आया करते, तो उनसे भी आपकी एक क्या कहते हैं जानकारी मेल-जोल बढ़ता है। तो जो आगे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं उसके लिए विज्ञान आश्रम सही है। धन्यवाद सर, आप मेरे लिए टाइम देकर आप मेरे पॉडकास्ट को आगे पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सतीश, आपका भी आपने मुझे मौका दिया कि विज्ञान आश्रम के बारे में मेरा अभी तक का क्या अनुभव रहा वो आपके साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। मेरे पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं विज्ञान आश्रम में IVT EDP में कुछ सीखने को मिला मेरे को, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी कुछ सीखने के लिए मिले होंगे। थैंक यू।